कठिनाइयों से जिसने अपना जीवन लड़ा है, दुखों से लड़कर जो आगे बढ़ा है, इतिहास में उसी का नाम सबसे बड़ा है। हम लोग बात करने वाले हैं आज यानी कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन इयंगर जी के डेट ऑफ बर्थ पर। ये गणित के देव हैं, समझ लीजिए गणित के भगवान थे ये। इन्होंने गणित में एक ऐसे विशेष क्षेत्र पर काम किया है जिसका यूज आज मेडिकल लाइन में भी होता है, साइंस में भी होता है और मैथमेटिक्स में तो होता ही होता है। संख्याओं को लेकर के इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए, इन्फिनिटी और जीरो के बीच बहुत सारे रिलेशन को डेवलप करा। ये उनके बीच के क्षेत्र को जानना चाहते थे। बात करेंगे आज इनकी जीवन काल के बारे में और बात करने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट आप में से हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्जाम की, उनके लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशन लाइन मिल जाती है इनके जीवन काल से। इनके जीवन काल को पढ़ने से आप सबसे ज्यादा मोटिवेशन पाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने अपने पूरे जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़े और पूरे इतिहास में मैथमेटिक्स को इंडिया का नाम ना पूरे भारतवर्ष का नाम एक बहुत ही ऊंचाइयों पर लेकर के गए। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को और मात्र 32 वर्ष की आयु में इन्होंने दुनिया छोड़ दी थी 26 अप्रैल 1920 को। इनका जो क्षेत्र रहा है कार्य करने का वो रहा है मैथमेटिक्स और इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। लोगों को ये बातें तो पता है लेकिन इनकी जो जीवन काल की सारी बातें हैं ना, आज की क्लास में हम लोग वीडियो में, इस वाली वीडियो में उन्हीं चीज़ों पर बात करने वाले हैं। देखिए, बचपन से लेकर के जो श्रीनिवास रामानुजन जी का जीवन था ना, बचपन से लेकर के इनको मैथ्स बड़ा प्यारा लगता था। छोटी क्लास में भी बैठते थे ना, मैथ्स लगाते थे। इनका जो व्यवहार था, जो स्वभाव था, वो बिल्कुल इतना सौम्य और इतना मधुर था ना कि किसी से भी, कोई भी बच्चा अगर इनके पास होता या आसपास होता तो वो इनका फ्रेंड बन जाता। कोई इनसे नाराज हो ही नहीं सकता था। ऐसा व्यक्तित्व बचपन से इनका रहा है। हर एक सवाल का जवाब हंस के जवाब देना, हर एक सवाल का बहुत ही अच्छे तरीके से मुस्कुराहट के साथ जवाब देना और टीचर से भी क्वेश्चंस ऐसे पूछना कि उनको भी बुरा ना लगे। कभी किसी टीचर से इन्होंने डांट नहीं खाई कि अरे ये क्या पूछ रहे हो, अरे ये कैसा सवाल है, ठीक है। और इनके मन में जो डाउट बनते थे ना वो भी बड़े अजीब व गरीब रहते थे। आप ऐसे समझो कि बादल से धरती की ऊंचाई कितनी, छोटा बच्चा कोई पूछ लेगा, अगर आपको पता है तो आप बता देंगे, नहीं पता है तो उसको क्या बताएंगे। इनके पूछे जाने का तरीका इतना बढ़िया था कि वो भी हंसते थे और वो उसको बताने समझाने की कोशिश करते थे कि बेटा अभी तक नहीं पता है, हो सकता है बाद में इसकी लंबाई, इसकी दूरी पता चले। माउंट एवरेस्ट की दूरी कैसे मापी जाती है कि माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंचाई पर है, भाई उसका बेस और वहां तक कोई स्केल तो है नहीं, वो कैसे मापी जाती है, ऐसे सवाल इनके मन में आते थे। बचपन से लेकर के इन्होंने सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट पढ़ा वो मैथमेटिक्स पढ़ा। खुद से इन्होंने पढ़ा, खुद ही कई सारे कॉन्सेप्ट डेवलप करे। एक बार की बात है कि हाई स्कूल एग्जाम में इन्होंने मैथ्स और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्टों में बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। इनको इतना अच्छा नंबर मिला कि इनको सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति भी मिली, उस वक्त दी जा रही थी स्टूडेंट को, और एक बड़े कॉलेज में एडमिशन भी मिला। अब हाई स्कूल तो इनका क्वालिफाई और छात्रवृत्ति मिलनी शुरू, पढ़ाई के लिए जारी। कॉलेज में ये पहुंचे लेकिन इनका क्या था कॉन्सेप्ट कि इनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था मैथ्स। अब 11वीं क्लास में पूरा फोकस, ये जो हिस्ट्री की, बायोलॉजी की क्लासेस चलती थी ना, उसमें भी मैथ्स से ही पढ़ते थे। अब जब मैथ्स से ही पढ़ रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट में अच्छा कर नहीं पाएंगे, मतलब 11वीं में केवल मैथ्स में पास और बाकी सब्जेक्ट्स में हो गए फेल। और जैसे ही फेल हुए तो जो छात्रवृत्ति थी, सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति, वो मिलनी हो गई बंद। छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई तो अब इनके पास दिक्कत आने लगी कि आगे की जो पढ़ाई होगी वो कैसे जारी होगी, क्योंकि घर में इतनी इनकम नहीं होती थी कि इनको आगे पढ़ाई किसी दूसरे शहर में या बड़े कॉलेज में कराया जा सके। तो इन्होंने होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाने से जो पैसे आते थे ना, उससे खुद की पढ़ाई का खर्चा निकालते थे। आप समझ रहे होंगे, आप अपनी लाइफ को रिलेट करिएगा और आगे जो दिक्कतें आने वाली है ना, उन चीज़ों से भी रिलेट करने की कोशिश करिएगा। पढ़ाई नहीं छोड़े, उस चीज में बने रहे पूरी तरह से। और धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट पर भी ध्यान देने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा चूंकि इंटरेस्ट ही था मैथ्स में, तो मैथ्स पर ही सबसे ज्यादा ध्यान रहने लगा। 12वीं की जो परीक्षा थी वो प्राइवेट इन्होंने दी, लेकिन उसमें भी हो गए फेल, मतलब 12वीं पूरी तरह से पास नहीं कर पाए, फेल ही रहे। अब जब 12वीं भी फेल हो गए तो इनको कहीं नौकरी मिलनी थी नहीं। जहां पर भी जाते थे बोला जाता था कि भाई 12वीं आप पास नहीं हो, ये वाली जो पोस्ट है ये 12वीं पास के लिए चाहिए, तो फिर हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। अब इनके पास जो जीवन यापन का साधन था वो केवल था ट्यूशन पढ़ाना और उससे जो इनकम होती ना उसी से जीवन यापन करना।
फिर भी ये मैथ्स वाले सेक्टर में ही लगे रहे। मैथ्स में बहुत सारे इन्होंने खोज करने शुरू करे। जीरो और जो इन्फिनिटी है उसके बीच में अंतर बताने की कोशिश करने लगे। अच्छा, क्या हुआ कि इनकी शादी हुई 1907 में। अब जब विवाह हो गया तो विवाह के बाद दिक्कतें क्या आ रही होंगी आप समझ रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट की शादी हो चुकी है और वो शादी के बाद पढ़ाई कर रहे होंगे, विवाह के बाद ना पूरी तरह से आप उस चीज में डेडिकेशन नहीं दिखा सकते जिस चीज के लिए आप बने थे या जो चीज अभी तक आप कर रहे थे। अब इनके पास और जब जिम्मेदारियां बढ़ी तो मैथ्स को लेकर के इंडिविजुअल उसी पर पूरी तरह से डेडिकेशन या उसी पर पूरा टाइम नहीं दे पा रहे थे। जीवन यापन के लिए नौकरी ढूंढने जा रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी। इन्होंने अपनी एक नोटबुक बना रखी थी, एक कॉपी बना रखी थी जिसमें जितना ये कंसेप्ट निकालते थे ना वो लिख दिया करते थे। अच्छा, बात क्या है कि इनके नाम के साथ में नामगिरी देवी का भी नाम आता है। नाम किसका आता है? नामगिरी देवी का। ये इनकी कुल देवी थी। नामगिरी देवी जो है कुल देवी थी और पूरे घर में इनकी पूजा बहुत अच्छे तरीके से होती थी। बचपन से लेकर के नामगिरी देवी जी का जो साया ना वो इनके ऊपर था। नामगिरी देवी जी का हाथ इनके ऊपर था। ये कहते हैं कि हमको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, जो भी हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, वो नामगिरी देवी जी की कृपा से बना रहे हैं। मतलब क्या होता था कि ये सो रहे थे, रात में सोते थे और अचानक से उठते थे। फिर इनके पास स्लेट होती थी जिसको हम लोग पाटी बोलते हैं ना, बचपन में पढ़ते थे। तो उस स्लेट में ना तुरंत उठ के एक फार्मूला डेवलप कर लिख देते थे और फिर सो जाते थे। सुबह पता चलता, लोगों को लगता था कि ये सपने में भी मैथ को सॉल्व कर रहे हैं और ये कहते थे कि नहीं, ये फॉर्मेट जो है हमको ना वो नामगिरी देवी जी ने बताया, अब ये कैसे आया है हम इसको खोज करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब पाइथागोरस का प्रमेय पाइथागोरस जी पहले देते कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और बाद में उसका प्रूफ करने बैठे कि ये कैसे आया। तो इनके पास ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट बने, ज़्यादातर जो इन्होंने फार्मूले डेवलप करे, वो पहले फार्मूला बना लिया और बाद में वो फार्मूला बना कैसे उस पर काम करते थे। बात समझ रहे हो? तो ऐसे इनके पास में नोटबुक थी कई सारी और नोटबुक में उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिख रखे थे। उसको दिखाया, जहाँ पर भी सर्विस लेने जाते थे, जॉब मांगने जाते थे, लोगों को दिखाते थे कि ये वाला जो हमारी नोटबुक बनाई है ना, इस नोटबुक में ऐसी ऐसी बातें हैं, आप देखिए जरा, हमने काम करा है और कोशिश करिए कि हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो हमारी बस इतना हमको मिलने लगे सैलरी के रूप में कि हम अपने चीज़ को आगे बढ़ा सकें। अब इतना बोला गया तो फिर लोग ध्यान नहीं देते थे। हालांकि एक बार किसी मैथमेटिशियन ने इनको देखा तो वहाँ पर उस वक्त डिप्टी कलेक्टर थे, उनका नाम था अयंगर करके। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर के पास इनकी नोटबुक को भेजा इनके साथ में। वो भी एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन, विद्वान गणितज्ञ थे। उन्होंने देखा, उनको लगा कि ये तो सच में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे हार्डी साहब। हार्डी ने कई सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करी, लेकिन वो उसके प्रूफ तक नहीं पहुंच पाए थे। तो उनके लेख जो है वो प्रकाशित जब होते थे, आधी अधूरे जो लेख होते थे कि वो सॉल्व कोई भी करके दिखा दे तो उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलेगा। इन्होंने उस लेख को पढ़ा, उनका जो आधा अधूरा कॉन्सेप्ट था उसको पूरा करा। अब समझिए आप कि हाई स्कूल पास हैं और हाई स्कूल पास के बाद ये बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े अपने ऊपर की क्लासेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पढ़ाई नहीं करी, केवल मैथ्स के क्षेत्र में ही लगे रहे। इन्होंने क्या करा कि उनके जो भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करके उनके पास भेजा। हार्डी बहुत ज़्यादा खुश। जो प्रोफेसर हार्डी थे ये उस वक्त मैथमेटिशियन, बेस्ट मैथमेटिशियन माने जाते थे इन द वर्ल्ड। उन्होंने इनके लेख को पढ़ा, समझा, 2-3 और गणितज्ञ को मिला करके कि भैया जिन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया वो सही है कि नहीं सही है, कैसे सही है, क्या है। जब बातें पता चल गई कि भैया ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, रामानुजन ने जो दिया, इंडिया से जो भेजा पत्र व्यवहार के थ्रू, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इनको बुलाया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। फिर आगे की पढ़ाई इनकी वहाँ पर जारी हुई। रॉयल सोसाइटी के सदस्य भी बने इनके कॉन्सेप्ट को लेकर के। इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं मैथ्स में, नंबर सिस्टम को लेकर के, नंबर्स को लेकर के, बर्नौली प्रमेय को लेकर के, मॉक फलन को लेकर के, मॉक थीटा फलन को लेकर के, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। उन कॉन्सेप्ट का आज साइंस में भी यूज होता है, आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है, मेडिकल लाइन में, और उन चीज़ों का यूज होता है हमारे मैथमेटिक्स में भी सबसे ज़्यादा। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं, जस्ट 1 मिनट दोस्त। देखिए, तो नामगिरी देवी जी का जो नाम है ना, वो इनके नाम के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ता है। अच्छा, जब 1 मिनट कोई आया है तो हाँ, मैं कहाँ था भाई? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इनका कॉन्सेप्ट रहा है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, बहुत ही अच्छा इनका योगदान रहा है। और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इन्होंने जो काम करा है वो आजीवन
आजीवन एक क्वेश्चन है आप सबको मैं देखे जा रहा हूं, उसको देखिएगा जरूर। आजीवन इनको याद रखा जाएगा, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक तरह से भगवान के रूप में देखे जाएंगे श्रीनिवास रामानुजन जी। कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार जब ये बीमार थे, 1919 की बात है, 1919 की बात है, बीमार थे, तो प्रोफेसर जो हार्डी हैं वो इनसे मिलने आए। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बड़ा यूनिक स्टोरी है। तो प्रोफेसर हार्डी जी इनसे मिलने आए। मिलने के दौरान जब हार्डी जी हॉस्पिटल पहुंच रहे थे तो उन्होंने एक टैक्सी करी। उस टैक्सी के पीछे जो नंबर था ना, उस टैक्सी कैब करी इन्होंने, और टैक्सी कैब के पीछे जो नंबर था, टैक्सी पर नंबर होता ना, वो था 1729। अब हार्डी जी की नज़र ना 1729 नंबर पे पड़ी। उनको ये थोड़ा सा अजीब सा लगा, ये नंबर 1729 जो नंबर है ये उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा। हॉस्पिटलाइज्ड थे श्रीनिवास रामानुजन जी, वो रामानुजन जी के पास पहुंचे और उनसे डिस्कस करा कि सर मैं आ रहा था तो टैक्सी पे नंबर लिखा है 1729, ये हमको थोड़ा सा अजीब सा लगा, मुझे लगा ये अपशकुन है। रामानुजन जी तुरंत बोले अपशकुन नहीं है, ये बहुत ही सुंदर नंबर है। हार्डी जी ने पूछा कैसे, तो इन्होंने कहा, रामानुजन ने कहा कि इस नंबर को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में 1729 को दिखा सकते हैं। इन्होंने पूछा कैसे, तो हार्डी रामानुजन जी ने कहा कि इसको लिख सकते हो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आएगा तो भी 1729, या लिख दो c क्यूब प्लस d क्यूब। बोले कैसे, ये बता दीजिए। तो बताया गया कि भाई अगर आप 1 का क्यूब करोगे या 12 का क्यूब करोगे ना 1729 पाओगे। कितना पाओगे, 1729। और अगर आप 10 की पावर 3 करोगे और 9 की पावर 3 करोगे तब भी आपको 1729 मिलेगा। हम दो तरीके से इसको दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ये है 1729। तो पहले तो हार्डी जी ऐसे देखते रहे कि कैसे कर लेते हो भाई ये। उसके हार्डी जी ने अपने लेख में ये भी कहा, श्रीनिवास रामानुजन जी के जाने के बाद, दुनिया को विदा बोलने के बाद, उन्होंने कहा कि श्रीनिवास रामानुजन जी तो थे, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ना उनके साथ खेलते थे, समझ लीजिए ये उनके फ्रेंड थे पॉजिटिव इंटीजर्स, और उनके साथ इनका मिलना जुलना खेलना होता था जैसे फ्रेंड से आप मिलते जुलते खेलते हैं। उन्होंने ये बातें बोली और उन्होंने फिर इसके आगे के नंबर्स पर भी काम करा और इस नंबर को कहा जाने लगा हार्डी रामानुजन संख्या। ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या भी बोलते हैं। और चूंकि हार्डी का नाम इनसे जुड़ा है तो समटाइम्स हार्डी रामानुजन संख्या भी बोला जाता है। इसी नंबर को ना टैक्सी कैब नंबर भी बोलते हैं क्योंकि ये टैक्सी पे लिखा था। बात समझ में आई? तो आपसे 3 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है भी कि रामानुजन संख्या क्या है, या फिर हार्डी रामानुजन संख्या क्या है, और या फिर टैक्सी कैब नंबर क्या है। बोलो बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात। तो टैक्सी कैब नंबर क्या है, 1729। ये कॉन्सेप्ट जो था ना, ये जो कॉन्सेप्ट था, अब इस पर पहला नंबर 1729 है, मतलब डी हार्डी रामानुजन जो संख्या है टैक्सी कैब नंबर, ये फर्स्ट नंबर है 1729। आप सबके लिए सवाल ये है, जो जिस सवाल का जवाब आप इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सवाल ये है कि अगर पहली रामानुजन संख्या 1729 है तो दूसरी रामानुजन संख्या कौन सी है। आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ बताइए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।